नमस्कार दोस्तों, आज के इस वीडियो में भारत का भूगोल पढ़ाने वाले हैं जो इंडियन ज्योग्राफी के नाम से जाने जाते हैं। इंग्लिश में इसको इंडियन ज्योग्राफी, हिंदी में भारत का भूगोल। और भारत के भूगोल में हम आज आप लोगों को भारत का भौतिक स्वरूप के बारे में पढ़ाने वाले हैं। यह जो क्लास होगा मानचित्र के साथ आपको समझाया जाएगा, क्योंकि इसमें जो है सो हिमालय की जो विभाजन है, पर्वत श्रृंखला जो है, हिमालय जो पर्वत है, इसके बारे में मुख्य रूप से आपको इस वीडियो के माध्यम से, इस क्लास के माध्यम से आपको सीखने को मिलेगा और विथ मानचित्र के साथ आपको जो है सो समझने को अवसर प्राप्त होगा। तो यह क्लास आपको बहुत ही इंटरेस्टिंग तरीका का लगने वाला है, क्योंकि हम इसमें हर एक चीज़ों को एक प्रैक्टिकली व्यू में आपको दिखा करके, हर स्वरूप को दिखाते हुए उसके बाद आपको पढ़ाएंगे। तो कहीं ना कहीं ये इंटरेस्टिंग तरीके से आप इसको समझ पाएंगे, सीख पाएंगे। तो चलिए क्लास स्टार्ट करते हैं। भारत का भौतिक स्वरूप, यह टॉपिक आपका है, यहाँ से क्लास प्रारंभ हो रही है। तो आप लोग जो है सो ध्यान लगा करके, मन लगा करके पढ़िए। जो भी चीज़ें समझाई जाती है वो हर एक एग्ज़ाम में, चाहे आप बीपीएससी का एग्ज़ाम देने वाले स्टूडेंट हैं, बीपीएससी के जो एस्पिरेंट हैं, तो आप इसको तैयारी कर सकते हैं। यदि आप बिहार दरोगा की अगर तैयारी कर रहे हैं तो बिहार दरोगा की वैकेंसी, जैसा कि आप लोग जानते हैं कि हाल ही में जो है सो आने वाला है, तो आप बिहार दरोगा के लिए भी इसको तैयारी अगर कर रहे हैं तो इसको आप जो है सो इजली ढंग से देख सकते हैं। या फिर आप एसएससी की तैयारी कर रहे हैं उसके लिए भी देख सकते हैं। यूपीएससी की जो पीटी की तैयारी कर रहे हैं वो भी जो है सो स्टूडेंट इस क्लास को देख सकते हैं, क्योंकि हर एक चीज़ों को इसमें बारीकी ढंग से, बहुत ही बेहतरीन नए अंदाज में जो है सो आज की क्लास में हम आपको सारी चीज़ों को सिखाने वाले हैं। तो बहुत ही रोचक तरीके को से आपको सीखने को मिलेगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, कहते हैं कि भारत के धरातल पर बहुत विविधता पाई जाती है। कहीं पर पठार है तो कहीं पर ऊंचे ऊंचे पर्वत, तो कहीं पर समतल मैदान है। क्योंकि भारत का जो स्वरूप है यह जो है सो विभिन्न स्थलाकृतियों में जो है सो देखने को मिलता है। इसी को हम लोग उच्चावच कहते हैं। इसी को हम लोग क्या कहेंगे? उच्चावच कहेंगे। उच्चावच कहने का अर्थ यहाँ पर यह हुआ कि भारत की जो भूमि है वो सभी जगह एक समान नहीं है। कहीं पर इसकी भूमि ऊंचा है तो कहीं पर वच इसका मतलब नीचा है। जहाँ पे नीचा है वहाँ पे आपको समुद्र, नदियाँ, झरना, तालाब इस प्रकार का देखने को मिल जाता है। और जहाँ पे ऊंचाई का क्षेत्र है वहाँ पे आपको पर्वतें देखने को मिल जाता है। और कुछ क्षेत्र ऐसे होते हैं जो इन दोनों के मध्य में होती है, जिसको हम लोग पठारिया क्षेत्र कहते हैं। तो भारत की स्थलाकृति जो है वो कुछ इस टाइप का है। इस प्रकार से आया तो मैदानी भाग हल्का सा उठ गया और फिर जो है ऐसे समतल हो गया है, तो इसको पर्वत जो है पठार कहेंगे। और शिखरनुमा संरचना बना लिया है तो इस शिखरनुमा संरचना को ही हम लोग क्या कहेंगे? तो पर्वतें कहेंगे। तो ये वाला शीर्ष जो भाग देख रहे हैं ये तो पर्वत की चोटी हो जाएगा। और इस प्रकार की और भी आकृतियां अगर इस प्रकार का आपको देखने को मिल रहा है तो समझ लीजिए ये पर्वत श्रृंखला है ना, पर्वत श्रृंखला है, श्रेणी है। और इसी में जो ये मैदानी वाला भाग जो हल्का सा मैदान से हल्का सा ऊपर उठा हुआ जो देखते हैं, इसको हम लोग पठार कहते हैं। इधर भी पठार, इधर भी पठार। यहाँ पर देखिएगा ये समतल भाग है तो इस भाग को हम लोग मैदानी भाग कहेंगे। तो भारत में जो है सो इसको तीन प्रकार से जो है सो स्थलाकृतियाँ मुख्य रूप से देखने को मिल जाता है। एक पर्वत, दूसरा पठार और तीसरा मैदान। तो इसमें हम हर एक चीज़ों को समझेंगे। तो चलिए देखिए आगे। कहता है कि भारत के संपूर्ण क्षेत्रफल का, यानी कि पूरे 100% का क्षेत्रफल होता है, उस 100% के क्षेत्रफल में से 10.7% पर्वतीय भाग है। कुल 100% में से 10.7% जो एरिया है वो पर्वतीय भाग है। यानी कि पर्वत वहाँ पर है, वहाँ पर रहना यानी कि मानव बसाव के लिए दुर्गम साधन माना जा सकता है। वहाँ पे यातायात की साधन दुर्गम हो सकती है, वहाँ पे जल की व्यवस्थाएं जो है सो दुर्गम हो सकती है, चापाकल नहीं लगाई जा सकती है। तो इस प्रकार की समस्याएं होती है, लेकिन फिर भी वहाँ पे लोग निवास करते हैं। जैसे कि अपने भारत की बातें करें तो जम्मू कश्मीर एवं लद्दाख का जो क्षेत्र है वो पर्वतीय इलाका है। और उसके बाद दक्षिण भारत में आएगा तो और भी आपको पठारी इलाका देखने को मिलेगा। साथ ही साथ दूसरा पॉइंट में आपको समझना है कि जो पहाड़ियाँ हैं, पर्वत से जो छोटा सा आकृति होता है उसको हम लोग पहाड़ी कहते हैं। तो पहाड़ियों के जो आकार है यहाँ पर पूरे 100% में से 18.6% एरिया में जो है सो पहाड़ी है। 18.6% एरिया क्या है? तो पठारी क्षेत्र है, पहाड़ियाँ हैं। और उसके बाद पठारी क्षेत्र को जब आप कहेंगे तो इसके बारे में बताना है कि 27.7% का जो एरिया है वो पठारी क्षेत्र है। पठारी क्षेत्र क्या होता है? तो हमने अभी जैसे बताया है कि पर्वतों से थोड़ा नीचा होती है और मैदानों से हल्का सा ऊपर की जो भाग होती है, तो इसको हम लोग पठारी भाग कहेंगे। इसको क्या कहेंगे? पठारी।
सबसे ऊपर चला गया तो इसी को हम लोग क्या कहेंगे, तो पर्वत कहेंगे, और पर्वत से छोटा सा नीचे आ गया तो पहाड़ी हो जाएगा, ये पठारी हो जाएगा, और ये मैदानी भाग हो जाएगा। तो इस प्रकार से खंड बांट करके आप पढ़ सकते हैं। और चौथे नंबर पे आपको बताना है कि ये मैदानी भाग है, जो कि कुल भूमि का 43% हिस्सा जो है वो मैदानी भाग कहलाता है। तो ये इसका डिवीजन है। इस डिवीजन को आप लोग अच्छे से समझ लीजिएगा, फैक्ट को याद रखिएगा, कई एग्जाम में यह फैक्ट ही आपको डायरेक्ट क्वेश्चन बनता है। चलिए आगे समझिए, फिर आगे क्या कहते हैं कि भौतिक रचना तथा धरातल के स्वरूप के अनुसार भारत को 5 भागों में बांटा गया है। भौतिक संरचना और धरातल के स्वरूप के अनुसार जो है वो भारत को कुल 5 भागों में बांटा गया है। अब वो 5 भाग कौन कौन से हैं उस भाग को समझिए ज़रा ध्यान से। यहाँ पर इसका नाम भी आपके लिए लिख करके लाए हुए हैं, देख सकते हैं पीपीटी के माध्यम से। कौन सा भाग है तो आपको बताना है। या उत्तरी पर्वतीय क्षेत्र, भारत के जो ऊपर में सबसे ऊपर वाला जो हिस्सा है ना, ये हिमालय का क्षेत्र पड़ता है। और हिमालय क्षेत्र में आप लोग जानते हैं हिमालय पर्वत है, हिमालय क्षेत्र में ही क्या है तो हिमालय पर्वत है। तो ये उत्तर दिशा में पड़ता है, इसलिए उत्तरी पर्वतीय क्षेत्र कहेंगे। उसके बाद विशाल मैदान, यूपी बिहार का जो सेक्टर पड़ता है वो सारा क्षेत्र क्या है तो मैदानी इलाका है, तो उत्तर में ही पड़ता है, इसलिए इसको विशाल मैदान या उत्तर विशाल मैदान या उत्तरी विशाल मैदान भी इसको आप कह सकते हैं। तीसरा भाग क्या है तो प्रायद्वीपीय पठार है, जो दक्षिण भारत में पड़ता है, जिसको दक्कन की पठार भी कहते हैं, या प्रायद्वीपीय जो है सो क्या हो जाएगा तो पठारी इलाका हो जाएगा। उसके बाद चौथे नंबर पे हम लोग मरुस्थलीय प्रदेश को बांटते हैं, जो कि भारत के पश्चिम साइड राजस्थान का कुछ क्षेत्र ऐसा है जो मरुस्थलीय है, और उस मरुस्थल को हम लोग थार रेगिस्तान के नाम से जानते हैं। और 5वें क्षेत्र पे आपको बताना है कि समुद्र की जो तटीय मैदानी इलाका है वो आता है 5वें नंबर पे। समुद्र जब प्रवाहित होती है ना इस प्रकार से, तो इसकी जो यहाँ पर एक चीज़ तो और कह रहा है कि तटीय मैदान, तो भारत की आकृति जो दक्षिण वाला है वो कुछ इस प्रकार का है। तो इसके जो ये वाला एरिया जो है ना, यहाँ से लेकर यहाँ तक आ जाएगा, उसके बाद इधर से देखेंगे तो ये वाला, तो ये किनारे किनारे जो भी भूमि होगा ना, ये इसका तटीय मैदान वाला एरिया होगा। ये कौन सा एरिया कहलाएगा, तटीय मैदान। तो इस तटीय मैदान के बारे में भी पढ़ेंगे। तो कुल मिलाकर के भौतिक संरचना एवं धरातल के स्वरूप के अनुसार भारत को कुल 5 भागों में बांटा गया है। इन्हीं 5 भागों को जो है सो विस्तार रूप से आपको स्टडी करना है। तो चलिए आगे की ओर देखते हैं। यहाँ आपको समझने की आवश्यकता है, इसमें कहता है कि उत्तर का पर्वतीय क्षेत्र या हिमालय पर्वतीय क्षेत्र। पहला 5 भागों में से पहला भाग हिमालय पर्वतीय क्षेत्र या उत्तर का पर्वतीय क्षेत्र जो पर्वत इलाका है उसके बारे में समझिए। कहते हैं कि उत्तर से दक्षिण विभाजन में 4 पर्वत श्रृंखलाओं में बांटा गया है। उत्तर से दक्षिण का जब विभाजन देखा जाएगा तो हिमालय पर्वतों को कुल 4 भागों में बांटा गया, जो इस प्रकार के यहाँ पे आप आकृति से भी देख सकते हैं, मानचित्र के माध्यम से देख सकते हैं। और इसका नाम जब आप देखेंगे तो सबसे पहले ऊपर में जो आप भाग देख रहे हैं इस भाग का नाम ट्रांस हिमालय है। कौन सी हिमालय है, ट्रांस हिमालय। दूसरे का बृहद हिमालय, तीसरे मध्य हिमालय और चौथे शिवालिक है। चौथे कौन सा हो जाएगा, शिवालिक। तो इस प्रकार से वर्गीकरण आपने देख लिया उत्तर से दक्षिण की ओर, इसका विभाजन हिमालय का। लेकिन इसका विस्तार रूप से हम समझाने वाले हैं। अभी जो है आप केवल और केवल इसका एक आउटलाइन देख रहे हैं, और अगले स्लाइड में हम आते हैं तो ट्रांस हिमालय जैसे स्टार्ट करेंगे तो ट्रांस हिमालय के बारे में आपको सारे चीज़ को सीखने को मिलेगा, जैसे कि काराकोरम श्रेणी, लद्दाख श्रेणी, फिर पंजाल श्रेणी है ना, ये कैलाश पर्वत श्रेणी, तमाम चीज़ों के बारे में आपको इसी में सीखने को मिलेगा। उसके बाद इसमें आप ये भी सीखेंगे कि काराकोरम पर्वत श्रेणी की जो सबसे ऊँची चोटी है K2 वो कहाँ पड़ता है, इस प्रकार से भी देखेंगे। भारत की सबसे ऊंची चोटी कौन है, उसके बाद भारत में सबसे ऊंची चोटी कौन है। ये क्वेश्चन जो है सो बीपीएससी में, यूपीएससी में, बिहार दरोगा में, एसएससी में कई बार इस क्वेश्चन को पूछा गया है कि भारत की सबसे ऊंची चोटी कौन है और भारत में सबसे ऊंची चोटी कौन है। इस क्वेश्चन में अंतर आपको बेसिक सा है जिसको आपको समझने की आवश्यकता है। तो चलिए आगे देखते हैं। उसके बाद पश्चिम से पूर्व विभाजन जब हम देखेंगे इसी पर्वतीय क्षेत्रों को, या फिर इसी को प्रादेशिक विभाजन भी कहते हैं। प्रदेश के नाम के आधार पर भी इसका विभाजन, या पश्चिम से पूर्व की ओर इसका विभाजन। एक व्यक्ति हुआ करता था जिसका नाम था सिडनी बुर्राड।
सिडनी बुर्राड एक व्यक्ति हुआ करता था जिन्होंने हमारे भारतीय जो हिमालय पर्वत है इसको प्रादेशिक रूप से विभाजन करने का काम किया था। उससे पहले हमने देखे थे कि ये ट्रांस हिमालय था, बृहद हिमालय था, मध्य हिमालय और बाह्य हिमालय था। लेकिन इसी हिमालय को इसने क्या किया कि ये क्षैतिज रूप से ना डिवाइड करके इसको ऊर्ध्वाधर रूप से डिवाइड किए हैं और इसको जैसे विभाजन करके समझाने की कोशिश किए हैं, जिस व्यक्ति का नाम था सिडनी बुर्राड। इन्होंने क्या कहा था कि 4 पर्वत श्रृंखलाओं में बांटा गया। प्रादेशिक विभाजन में हिमालय पर्वत को 4 पर्वत श्रृंखलाओं में बांटा गया है, यानी कि उत्तर से दक्षिण में भी 4 है, पूर्व से पश्चिम में भी 4 है। अब 4 विभाजन कौन कौन सा है तो इसके लिए बताना है। एक पंजाब हिमालय या कश्मीर हिमालय, इसी का नाम पंजाब हिमालय कह लीजिए या कश्मीर हिमालय, जो कि यहाँ पे आपको देखने को मिल जाएगा। तो 1 नंबर में पंजाब हिमालय है, और दूसरा कहता है कुमायूं हिमालय। तो ये वाला जो क्षेत्र आप देख पा रहे हैं ये आपका क्या हो जाएगा तो कुमायूं हिमालय हो जाएगा, जो कि उत्तराखंड का क्षेत्र आ जाता है। उसके बाद नेपाल हिमालय, यहाँ पे नेपाल एक देश है, तो इस नेपाल हिमालय को समझ लीजिए। और इधर जो है सो असम के क्षेत्र में पड़ता है, तो ये असम हिमालय 4 नंबर पर है। तो कुल मिलाकर के सिडनी बुर्राड ने पूर्व से पश्चिम की ओर या पश्चिम से पूर्व की ओर या प्रादेशिक विभाजन के रूप में हिमालय को 4 भागों में बांटे थे, कुछ इस प्रकार से जो आप इस पर स्क्रीन पर देख सकते हैं। ये 4 प्रकार से इन्होंने बांटे थे। अब इसका विस्तार रूप से स्टडी करना है। तो जैसा कि अभी आपने उत्तर से दक्षिण की इसका हिमालय के विभाजन में सबसे पहला भाग देखे थे ट्रांस हिमालय, अब उसका विस्तार रूप से यहाँ पे आपको सीखने की मिल रहा है। और इसमें उन सारे पॉइंट को कवर किया गया है जो आपके एग्जाम के व्यू से मोस्ट वीवीआई क्वेश्चन बनता है, उन सारे क्वेश्चनों को लिया गया है। तो इसीलिए इस क्वेश्चन को आप अच्छे से सीखिए, अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को शेयर कीजिए, क्लास को शेयर कीजिए, ताकि आपके दोस्त लोग भी इस प्रकार का नॉलेज ले सके और हर एग्जाम को क्रैक कर सके, पास कर सके और अपनी तैयारी को पूरा करके एग्जाम क्रैक करके जॉब जल्दी से ले सकें। समझ गए ना। तो चलिए इसके बारे में समझिए A to Z बातों को। यहाँ पर कहते हैं कि ट्रांस हिमालय के बारे में बताना है कि यह हिमालय का सबसे प्राचीनतम भाग है और यहाँ पर वनस्पतियों का अभाव है। चारों हिमालय में से, हिमालय का 4 प्रकार में से सबसे पुराना जो हिमालय है वो ट्रांस हिमालय है और ये प्राचीनतम भाग है। आपसे पूछा जाएगा कि हिमालय का सबसे प्राचीनतम भाग कौन है, सबसे पुराना हिमालय कौन है, तो आपको बताना है कि यह ट्रांस हिमालय है। और यहाँ पर वनस्पतियों का अभाव होता है, मतलब पेड़ पौधा यहाँ पर देखने को नहीं मिलता है, क्योंकि यह जो है सो प्राचीनतम पर्वत जो है सो है। इसके अंतर्गत जो है, इस ट्रांस हिमालय के अंतर्गत काराकोरम, लद्दाख, जास्कर, पीर पंजाल श्रेणी आते हैं। तो 4 प्रकार का मुख्य श्रेणी जो है जो ट्रांस हिमालय के अंतर्गत आते हैं, जो कि आपको ध्यान में रखना है। कौन कौन सा है तो एक काराकोरम, लद्दाख, जास्कर और पीर पंजाल पर्वत श्रेणी इसके अंतर्गत आते हैं, जो कि आप मानचित्र के माध्यम से देखेंगे तो यहाँ पे भी आपको देखने को मिल जाएगा कि वो श्रेणी कहाँ है। तो एक ऊपर से यहाँ से लेकर के यहाँ तक जो आप देख पा रहे हैं इस प्रकार का, ये काराकोरम पर्वत श्रेणी है, ये लद्दाख पर्वत श्रेणी है और ये जास्कर पर्वत श्रेणी है और ये पीर पंजाल पर्वत श्रेणी है। तो ट्रांस हिमालय का कुल 4 भाग है। वो 4 भाग कौन कौन से है तो काराकोरम, लद्दाख, जास्कर और पीर पंजाल, जिसमें कि काराकोरम की जो सबसे ऊंची चोटी है वो K2 है। कौन सी है K2 है। और इस K2 का पूरा नाम गॉडविन ऑस्टिन पड़ता है। इस K2 का पूरा नाम क्या पड़ जाता है तो गॉडविन ऑस्टिन पड़ता है। और इसकी जो कुल ऊंचाई है K2 का वो 6611 मीटर है। 8611 मीटर है। कितना 8611, समझ गए ना। तो ये भारत में सबसे ऊंची चोटी K2 है, जो गॉडविन ऑस्टिन के नाम से जाना जाता है, जिसका कुल ऊंचाई जो है 8611 मीटर है। और काराकोरम पर्वत श्रेणी की सर्वोच्चतम ये चोटी मानी जाती है। ठीक इसी प्रकार से लद्दाख पर्वत श्रेणी जो अभी आप देख पा रहे हैं, इस लद्दाख पर्वत श्रेणी का एक सबसे ऊंची चोटी है, ये आप ये ग्रीन कलर में देख पा रहे हैं। इसको हम लोग राकापोसी के नाम से जानते हैं। माउंट राकापोसी इसको पूरा नाम कहते हैं, शॉर्ट में इसको हम लोग राकापोसी भी कहते हैं। तो राकापोसी लद्दाख पर्वत श्रेणी की सर्वोच्चतम चोटी है। आपसे यही क्वेश्चन पूछ लिया जाएगा, काराकोरम पर्वत श्रेणी की सबसे ऊंची चोटी कौन है तो K2 बोलेंगे। और पूछेंगे कि लद्दाख की सबसे ऊंची चोटी कौन है, तो आपको बताना है कि माउंट राकापोसी है, जो लद्दाख पर्वत श्रेणी की सर्वोच्चतम चोटी है। इस चोटी की ढाल जो है सो विश्व में सर्वाधिक तीव्र मानी जाती है, यानी कि इस चोटी का जो ढाल है वो एकदम तिरछी कह सकते हैं इसको, ऐसे करके एकदम पूरा एक ढाल है। अगर यहाँ से कोई ढुलुक जाए तो समझ सकते हैं कि उसका जनाजा ही निकल जाएगा।
तो ये आपने ट्रांस हिमालय के बारे में इतने ढेर सारी जानकारियाँ प्राप्त किए हैं और ये सारे क्वेश्चन आपके लिए एग्जाम के व्यू से मोस्ट इंपॉर्टेंट बनता है, जो कि आपको अच्छे से सीखना है, समझना है। चलिए आगे की ओर हम लोग बढ़ते हैं। हिमालय का दूसरा पर्वत श्रेणी कौन सा है? तो बृहद हिमालय। इस बृहद हिमालय को हम लोग हिमाद्री हिमालय के नाम से भी जानते हैं, क्योंकि इस हिमालय पर बर्फ जो है सो जमा हुआ रहता है और बर्फ को हम लोग हिम कहते हैं। हिम से जो आच्छादित होती है उसको हिमाद्री कहते हैं। तो इसलिए बृहद हिमालय का दूसरा नाम हिमाद्री हिमालय रखा गया है। उसके बाद इसका तीसरा नाम सर्वोच्च हिमालय भी रख सकते हैं, क्योंकि यह जो है सो सबसे ऊंचा, पूरे विश्व में सबसे ऊंचा पर्वत श्रेणी जो है वो बृहद हिमालय ही मानी जाती है, इसलिए सर्वोच्च हिमालय, या फिर इसी को हम लोग चौथे नाम महान हिमालय भी कहते हैं। तो कुल मिलाकर के बृहद हिमालय का 4 नामों से जाना जाता है और यही चारों नाम आपको याद रखना है, अन्यथा आप केवल बृहद हिमालय नाम याद रखेंगे, हो सकता है कि एग्जाम में आपसे महान हिमालय के बारे में पूछ लिया जाए तो आप इसका नाम याद नहीं रखेंगे, तो हो सकता है कि आप इस क्वेश्चन को गलत कर बैठे। पर हम आपके लिए हर एक चीज़ों को लेकर के आते रहते हैं, समझाते रहते हैं, तो उम्मीद करते हैं कि गलत नहीं होना चाहिए, क्योंकि आप लोग इसको याद कर लेंगे। आगे देखिए, कहते हैं इसके बारे में कि यह हिमालय की सबसे ऊंची श्रेणी है। विश्व की सबसे ऊंची चोटी एवरेस्ट जो है वो इसी पर्वत श्रेणी में स्थित है। पूरे विश्व की सबसे ऊंची पर्वत चोटी कौन है, पर्वत श्रेणी कौन है? तो आप लोग जानते हैं माउंट एवरेस्ट है, जो नेपाल में स्थित है, और नेपाल में स्थित है ये माउंट एवरेस्ट है। और यह जो है सो किस हिमालय का भाग है? तो बृहद हिमालय का, हिमाद्री का, सर्वोच्च हिमालय या महान हिमालय का भाग है। और इसी भाग में से एक चोटी, ऐसा चोटी समझ रहे हैं ना, देखिए होता दरअसल ये है कि इस प्रकार से पर्वत श्रेणी है। अब इसमें जो है सो क्या होता है कि इसकी जो सबसे ऊंचाई पर वाला भाग होता है ना पर्वतों का, शीर्ष पर, इसको हम लोग चोटी कहते हैं। तो इसमें बहुत सारा चोटी है, तो इन चोटियों में से जो सबसे लंबी चोटी है वो ये है। तो अगर मान लेते हैं ये पूरे के पूरे बृहद हिमालय है, तो बृहद हिमालय के एक सबसे ऊंचा चोटी है जो माउंट एवरेस्ट के नाम से जाना जाता है, जो कहाँ है? तो नेपाल में है। समझ गया ना, स्थित है। उसके बाद फिर कहता है कि कंचनजंगा, नंगा पर्वत तथा नंदा देवी आदि जो है इसके कुछ प्रमुख शिखर हैं। यह सभी के सभी जो है इन्हीं के कुछ प्रमुख शिखर हैं। किनका? तो बृहद हिमालय का ये प्रमुख शिखर है। तो ये पूरे विश्व जो है सो सबसे लंबी, पूरे विश्व में सबसे ऊंची पर्वत श्रेणी के बारे में अगर चर्चा किया जाए तो आपको बताना है कि यह बृहद हिमालय हो जाएगा। जबकि लंबी के बारे में चर्चा किया जाएगा तो आप लोग जानते हैं एंडीज पर्वत श्रेणी है, जो दक्षिण अमेरिका में पड़ता है, एंडीज, है ना। उसके बाद रॉकी भी आ जाता है, ग्रेट डिवाइडिंग रेंज आ जाता है, और चौथे नंबर पर जो है सो हमारे भारत का नंबर आता है। ये पूरे विश्व में चौथे नंबर की सबसे लंबी है। चौथे नंबर की सबसे लंबी हिमालय कौन सा है या पर्वत श्रेणी कौन है? तो बृहद हिमालय कहना है। जबकि पहले नंबर पर पूछेंगे तो आपको बताना है एंडीज, दूसरे नंबर पर रॉकी, तीसरे नंबर पर ग्रेट डिवाइडिंग रेंज जो कि ऑस्ट्रेलिया में पड़ता है, और चौथे नंबर पर अपने भारत का बृहद हिमालय है। तो ये 4 प्रकार का, प्रमुख प्रकार का जो है सो आपको पर्वत श्रेणी देखने को मिल जाता है, जो पूरे विश्व में लंबी है। चलिए आगे समझिए इसमें क्या कहते हैं कि कहता है कि बंदर पूछ और कामेट के बीच ही गंगोत्री, यमुनोत्री और केदारनाथ, बद्रीनाथ पर्वत श्रेणी है। ये पर्वतें हैं। बंदर पूछ, ये जो उत्तराखंड का एक क्षेत्र है बंदर पूछ, इसी क्षेत्र में जो है सो गंगोत्री भी पड़ती है, यमुनोत्री, केदारनाथ और बद्रीनाथ जैसे फेमस जो तीर्थ स्थल आप देख पा रहे हैं, ये सभी के सभी उत्तराखंड में ही बंदर पूछ के समीप सारे क्षेत्र है। उसके बाद भारत की कहते हैं कि भारत में जो है सो माउंट एवरेस्ट, नेपाल में, इसको देखिए क्या कहते हैं कि भारत में जो आपने अभी देखे ना माउंट एवरेस्ट की सबसे ऊंची चोटी जो है बृहद हिमालय का है और ये नेपाल में स्थित है। तो भारत में इसको हम लोग क्या कहते हैं? माउंट एवरेस्ट कहते हैं। लेकिन इसी माउंट एवरेस्ट को जब नेपाल वाले लोग बोलते हैं तो इसको सागर माथा के नाम से जानते हैं, जो कि नेपाल के लिए ये सबसे ऊपर हेड पे ये आता है, इसलिए इसको सागर माथा कहते हैं। तिब्बत में इसका जो है सो चोमोलुंगा कहते हैं। तिब्बत में इसी माउंट एवरेस्ट को क्या नाम देते हैं? तो चोमोलुंगा कहते हैं। ये क्वेश्चन आपके लिए इम्पोर्टेंट बन जाता है, क्योंकि इसी का, अब माउंट एवरेस्ट तो हर कोई जानता है, लेकिन चोमोलुंगा कहेगा तो आपके लिए हो सकता है कि कन्फ्यूजन भरा सा क्वेश्चन देखने को मिल जाता है। लेकिन याद कर लेंगे तो यकीन मानिए एग्जाम में आपसे क्वेश्चन छूटेगा नहीं। अब यहाँ पे कुछ और नीचे समझाया गया है, इसको समझिए क्या कहते हैं। कहते हैं कि यह जो आप देख पा रहे हैं कौन सा पर्वत श्रेणी है? तो बृहद हिमालय पर्वत श्रेणी जो है वो जम्मू कश्मीर से निकलती है इस प्रकार से, और ये अरुणाचल प्रदेश के नामचा बरवा तक चली जाती है। यानी कि ये जम्मू कश्मीर के ये नंगा देवी पर्वत है, नंगा पर्वत है यहाँ पर, और यहाँ से लेकर के नामचा बरवा तक ये जो है सो फैला हुआ है। और इसी में देखिए यहाँ पर जो है सो बंदर पूछ है, ये आपका कामेट है, और ये
नंदा देवी है। नंदा देवी उत्तराखंड में पड़ जाता है और ये जम्मू कश्मीर वाला क्षेत्र में पड़ जाता है। बाकी आप देख पा रहे हैं कि 6 पर्वत श्रेणी जो यहाँ पर दिया हुआ है ये नेपाल के हिस्से में पड़ता है, जो कि धौलागिरी, अन्नपूर्णा, मंसालू, गौरीशंकर, छुयू, उसका माउंट एवरेस्ट और मैकालू, ये सभी पर्वत श्रेणी जो है सो कहाँ है, तो आपको बताना है कि नेपाल में पड़ता है। और इसी को सजाने के लिए आपको एग्जाम में दे दिया जाएगा कि निम्नलिखित पर्वत श्रेणियों में से सभी को पूरब से पश्चिम या फिर आपसे पश्चिम से पूरब या फिर पूरब से पश्चिम की दिशा में कहेगा सजाने के लिए। तो आपको एक क्रम से इस पर्वत श्रेणी को याद रखना है और कौन सी पर्वत श्रेणी किस देश में किस राज्य में स्थित है इसको भी याद रखना है। चलिए आगे की ओर बढ़ते हैं हम लोग। अगला आपके सामने आ चुका है मध्य हिमालय या लघु हिमालय। हिमालय का तीसरा रूप है मध्य हिमालय या लघु हिमालय। ये छोटा सा है, बहुत अच्छा है, प्यारा सा क्वेश्चन है और यह जो है आपके लिए फेमस भी रहेगा क्योंकि इसी क्षेत्रों में जो पर्यटक स्थल देखने को मिल जाता है उत्तराखंड का, हिमाचल प्रदेश का, वो सभी के सभी इसी में आते हैं। जैसे देखिए हिमालय का यह भाग पर्यटन के लिए मशहूर है। मध्य हिमालय जो है वो पर्यटन के लिए क्या है तो मशहूर है और यहाँ की औसत ऊंचाई 1800 से लेकर के 3000 की मीटर तक की है। इसकी जो औसत ऊंचाई है वो 1800 से 3000 मीटर तक देखने को मिल जाता है। इसके पास शिमला, कुल्लू, मनाली ये तीनों के तीनों हिमाचल प्रदेश में पड़ जाएगा। मंसूरी, नैनीताल, डलहौजी और रानीखेत उत्तराखंड में देखने को मिल जाएगा। आदि जैसे प्रमुख पर्यटन स्थल भी इसी मध्य हिमालय के क्षेत्र में मध्य हिमालय के अंतर्गत आते हैं। तो प्रमुख जो है सो आपका पर्यटन स्थल भी है, इसको भी देखना है। यहाँ के ढालों पर छोटे छोटे घास के मैदान पाए जाते हैं। मध्य हिमालय का जो ढाल है जो आप यहाँ पर देख सकते हैं, तो इस ढालों पर छोटे छोटे जो है सो घास पाए जाते हैं जिन्हें कश्मीर में मर्ग कहते हैं। कश्मीर में क्या कहते हैं? मर्ग। जैसे कि सोनमर्ग और गुलमर्ग जैसे नाम आपने सुने होंगे, तो इसको हम लोग क्या कहते हैं? मर्ग कहते हैं। उसके बाद पर्वत श्रेणी का ये लास्ट भाग है शिवालिक या फिर इसको हम लोग बाह्य हिमालय कहते हैं। ये सबसे नीचे में पड़ जाता है इसलिए इसको बाह्य हिमालय भी कहते हैं। इसके बारे में समझिए, कहते हैं कि यह हिमालय पर्वत का सबसे दक्षिणी तथा भौगोलिक रूप से युवा भाग है। सबसे दक्षिणी भी है और भौगोलिक रूप से सबसे युवा भाग है जो पश्चिम से पूरब तक फैला हुआ, पूरे पश्चिम से लेकर के पूरब तक ये फैला हुआ है और इसकी औसत ऊंचाई 850 से लेकर के 1200 मीटर तक की है। इसकी ऊंचाई, औसत ऊंचाई इतना, और यह युवा है और इसमें जैसे दिन प्रतिदिन इसकी ऊंचाइयों में परिवर्तन देखने को मिलता है। जिस इन चारों पर्वत श्रेणियों में से सबसे पुराना कहेगा तो आपको ट्रांस हिमालय और सबसे नवीनतम कहेगा तो आपको ध्यान में रखना है कि शिवालिक या बाह्य हिमालय है। इसका विस्तार जो है वो पाकिस्तान की सुलेमान पहाड़ी से लेकर के भारत और म्यांमार के बीच सीमा बनाने वाली आराकान पर्वत तक है। पाकिस्तान का एक पहाड़ी है जिसका नाम है सुलेमान की पहाड़ी और इस पाकिस्तान की सुलेमान की पहाड़ी से लेकर के इसका जो विस्तार है इस प्रकार से आते आते भारत और म्यांमार के बीच एक पर्वत श्रेणी है। इस पर्वत श्रेणी का नाम क्या है तो आराकान पर्वत श्रेणी है। तो यहाँ से लेकर के यहाँ तक जो है सो बाह्य हिमालय का रेंज देखने को मिल जाता है। इस क्षेत्र में अनेक समतल घाटियां हैं जिसे दून या द्वार कहते हैं, जैसे कि हरिद्वार और देहरादून। हरिद्वार और देहरादून का जो नाम आपने सुने हैं यह जो है सो शिवालिक हिमालय या बाह्य हिमालय के हिस्सा माने जाते हैं। अब यहाँ से आपके लिए और भी अच्छा क्वेश्चन बन जाता है। यह क्वेश्चन जो है सो आपने चार प्रकार के हिमालय जो आपने पढ़े हैं अभी जस्ट के जस्ट, ट्रांस हिमालय, बृहद हिमालय, मध्य हिमालय और शिवालिक के बारे में पढ़े हैं। इसमें जो है कुछ जोन आते हैं जिसको आपको एग्जाम में क्वेश्चन का लेवल हार्ड करने के लिए यही जोन जो है सो दे दिया जाता है। जैसे आपसे पूछेगा कि ट्रांस हिमालय और बृहद हिमालय के बीच के जो क्षेत्र है इस क्षेत्र का नाम क्या है, तो इसके लिए बताना है कि यह सच्चर जोन है। कौन सी जोन है? सच्चर जोन। ट्रांस हिमालय और बृहद हिमालय के बीच के जोन को सच्चर जोन कहते हैं और बृहद हिमालय मध्य हिमालय के बीच का जो क्षेत्र है वो मेन सेंट्रल थ्रस्ट के नाम से जाना जाता है। मध्य हिमालय और शिवालिक के बीच का जो क्षेत्र है उसको मेन सीमांत कहते हैं। ये सीमा का अंत हो रहा है इसके लोग सीमांत कहते हैं। और ऊपर का क्षेत्र को ध्यान रखना है ये सचर जोन हो जाएगा। और सेंट्रल मतलब क्या होता है? सेंट्रल मतलब मध्य हो जाता है ना, तो बीच वाला जो आपको याद रखना होगा तो बताना है कि मेन सेंट्रल थ्रस्ट हो जाएगा और नीचे वाला मेन सीमांत दर्रा ये नाम जाना जाता है। तो इस प्रकार से आप इसको ध्यान में रख सकते हैं इजली ढंग से। इसके बाद
आपने जैसा कि देखे थे कि प्रादेशिक विभाजन में सर सिडनी बुर्राड ने इसको 4 भागों में प्रादेशिक रूप से बांटा था। वो 4 प्रकार कौन कौन से हैं तो इसी में देखने को मिलेगा। यहाँ से देखिए क्या कहते हैं कि सर सिडनी बुर्राड ने पश्चिम से पूरब की ओर हिमालय का विभाजन किया था और उसमें जो है सो पंजाब हिमालय, कुमायूं और नेपाल हिमालय, असम हिमालय 4 प्रकार से बांटे थे, जो कि आउटलाइन के रूप में आपने ऑलरेडी देख चुके हैं। इसके बारे में जानकारी भी हासिल करना है तो इसके लिए बताना है कि सबसे पहले हम स्टार्ट करें पंजाब हिमालय व कश्मीर हिमालय के बारे में। तो इसका विस्तार जो है वो सिंधु नदी से सतलुज नदी के बीच का भाग पड़ता है और पंजाब कश्मीर हिमालय का भाग इसके अंतर्गत आता है। इसकी लंबाई 560 किलोमीटर की है। यहाँ पर जाफरान की खेती होती है। यहाँ पर कौन सी खेती है तो जाफरान की खेती होती है। तो यहाँ से देखिए एक नदी निकलती है, जो कौन सी नदी है तो सिंधु नदी है, और यह जो नदी है यही सतलुज नदी है, सतलुज नदी जिसको हम लोग कहते हैं। तो यह जो है इसके इधर की जो भी एरिया है इसी को हम लोग पंजाब हिमालय के नाम से जानते हैं, जो कि आपने इसमें देख लिया यह 560 किलोमीटर की दूरी पर है। और यहाँ पर जो है जाफरान की खेती प्रमुख मानी जाती है, जो कि आपको ध्यान में रखना है। बहुत अच्छा पॉइंट था। चलिए आगे देखते हैं। दूसरा है कुमायूं हिमालय। इसके बारे में बताना है कि इसका विस्तार जो है वो सतलुज नदी से लेकर के काली नदी के मध्य का भाग है। इसका विस्तार मुख्य रूप से उत्तराखंड में देखने को मिलता है। इसकी कुल लंबाई 320 किलोमीटर की है और इसी पर जो है सो नंदा देवी, केदारनाथ, बद्रीनाथ आदि प्रमुख चोटियाँ इसी पर है, कुमायूं हिमालय पर। कुमायूं हिमालय मुख्य रूप से उत्तराखंड का हिस्सा है, जो कि काली नदी और यहाँ पर देख सतलुज नदी और काली नदी के बीच का ये भाग है। तीसरा आता है नेपाल हिमालय। यह जो है सबसे लंबा है। इसका विस्तार कहेंगे तो काली नदी से लेकर के तिस्ता नदी के मध्य का जो भाग है वो इसके विस्तार मुख्य रूप से नेपाल में देखने को मिलता है। इसकी कुल लंबाई 800 किलोमीटर की है और इसी में जो है माउंट एवरेस्ट, कंचनजंगा और प्रमुख चोटी इसी पर नेपाल हिमालय पर ही देखने को मिलता है। लास्ट आता है इसमें हिमालय, असम हिमालय आता है। इसके बारे में समझिए। ये कहता है कि इसका विस्तार जो है सो तिस्ता नदी से दिहांग नदी जो ब्रह्मपुत्र नदी का सहायक नदी है, तो ब्रह्मपुत्र नदी भी इसका नाम दे दिया जाता है, कि मध्य भाग इसकी लंबाई जो है वो 720 से 750 किलोमीटर तक की है, जो असम हिमालय के नाम से जाना जाता है। तो मुख्य रूप से इसमें इन सारी चीज़ों को हमने आपको समझा दिए हैं और यह जो है वो हर एक एग्ज़ाम में आपको देखने को मिल सकता है। बीपीएससी, यूपीएससी, एसएससी, है ना, सीजीएल, एसएससी, सीजीएल, सीडीएस, जो भी एग्ज़ाम की आप तैयारी कर रहे हैं, हर एक एग्ज़ाम के लिए यह जो है सो इम्पोर्टेंट रामबाण साबित होने वाला है। इसलिए आप इसको अच्छे से देखिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, ताकि आपके दोस्त लोग भी जो है सो अच्छी अच्छी इन्फॉर्मेशन लेकर के टू द पॉइंट स्टडी करें और एग्ज़ाम में सिलेक्शन उनका जल्दी हो पाए। तो इसी के साथ इस वीडियो को अंत करते हैं। इस प्रकार का और भी वीडियो देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। चैनल पे नए तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और वीडियो पसंद आया हो तो लाइक भी कर लीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर कर लीजिए। जय हिंद, जय भारत।